एक 2 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट में शायद और स्टूडेंट ज्वाइन कर ले और फिर हम स्टार्ट करेंगे। वैसे कल जो होमवर्क बताया था वो कंप्लीट है क्या एवरीवन? एक टास्क दिया था कल। नहीं? क्यों? प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सौम्या? प्रॉब्लम ही डिस्कस करने तो क्या प्रॉब्लम हुई? रन हो गया? फिर? इनपुट नहीं ले रहा है? आपने चेक किया स्कैनफ में एम% दिया है प्रॉपरली? हाँ, तो साइज स्कैन करते समय एम% लिया है या नहीं वो चेक करो। ओके, एक बार स्क्रीन शेयर करो सौम्या। अभी नहीं कर सकती? ठीक है। हाँ, बाकी सब किसी ने ट्राई किया है? साक्षी, आकाश, अश्विनी, प्राजक्ता आपने क्यों ट्राई नहीं किया? यही किया था तो हो गया है सॉल्व? ऐसा ही हो रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या किया था लेकिन आपने? क्या यूज किया? वेरिएबल्स यूज किए, एरे यूज किया? एरे यूज किया। तो एक ही एरे की हेल्प से आप रोल नंबर और नेम दोनों स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं, फिर आपने क्या किया था? 2 एरे लिए थे, 3 एरे लिए थे? 2 एरे। अच्छा, सिर्फ रोल नंबर और नेम स्टोर कर रहे थे आप? अच्छा, और एक स्ट्रिंग थी? अच्छा, ठीक है। चलो, लेट अस सी। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि हमें यूजर के सॉरी स्टूडेंट का रोल नंबर, देन नेम और मार्क्स, ये दोनों चीजें स्टोर करनी थी, करेक्ट? तो अभी सौम्या ने कहा उसने 2 एरे लिए थे और एक स्ट्रिंग लिए थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 एरे रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करने के लिए थे, करेक्ट? यस। और जो स्ट्रिंग थी वो नेम स्टोर करने के लिए थी, करेक्ट? सो यूजिंग नेम, आप ही मुझे बताओ आप कितनी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो? क्योंकि आपने तो एक ही कैरेक्टर एरे, एक ही स्ट्रिंग डिफाइन की है।
तो इसकी हेल्प से आप कितने स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कर सकते हो? सिर्फ एक। हमें कितने स्टूडेंट के डिटेल्स स्टोर करने थे? 5। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। आप रोल नंबर 5 रोल नंबर हमें स्टोर करने, इसलिए आप रोल नंबर ऑफ साइज 5, मार्क्स ऑफ साइज 5 ये असाइन कर सकते हो, करेक्ट? इट्स नॉट अबाउट लुक, इट्स अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन स्टोर। ये जो आपने नेम स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन की है, जिसे आप स्ट्रिंग बोल रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर कैरेक्टर एरे। यूजिंग वन कैरेक्टर एरे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम स्टोर कर सकते हो। जब मैं कहती हूँ रोल नंबर ऑफ 5, तो मेरे पास 5 इंडेक्सेस क्रिएट हो रहे हैं, करेक्ट? यूजिंग दिस आई कैन स्टोर 5 रोल नंबर्स। जब मैं बोल रही हूँ मार्क्स ऑफ 5, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास एक एरे क्रिएट हो रहा है जिसकी साइज है 5, and using this array I can store the marks of 5 students। करेक्ट है? ऐसे जब आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, स्ट्रिंग इज नथिंग बट कैरेक्टर एरे, तो इस स्ट्रिंग की हेल्प से आप कितने नेम स्टोर कर सकते हो, क्या लगता है आपको? लूप भी लगाया फिर भी, यूजिंग लूप अगर आप करते हो, तो एट अ टाइम एक ही स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है। सेकेंड इटरेशन में देयर आर चांसेस कि जो प्रीवियसली एंटर्ड स्ट्रिंग थी वो ओवरराइट हो जाएगी। पहले मैंने यहाँ पे दिया था सौम्या, नेक्स्ट टाइम जब मैं साक्षी का नाम एंटर करती हूँ तो सौम्या का नाम जो है वो रीराइट हो जाएगा और सौम्या की जगह पे साक्षी आ जाएगा। क्लियर है? बट एट अ टाइम हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम स्टोर कर सकते हैं। अब चांसेस ऐसे भी है कि मेरे पास सौम्या का नाम है, मुझे सौम्या का रोल नंबर भी पता है, लेकिन मुझे सौम्या के मार्क्स पता ही नहीं है। सो दिस इज द रोल नंबर ऑफ सौम्या, दैट इज 10। देन यहाँ पे मैंने सौम्या का नाम भी स्टोर कर लिया, ठीक है? सौम्या का नाम स्टोर किया है, लेकिन मेरे पास सौम्या के मार्क्स नहीं है। सेकेंड टाइम में आ गई साक्षी के लिए। अब साक्षी का रोल नंबर मैं स्टोर करूंगी सेकेंड इंडेक्स में, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकेंड पोजीशन पे, दैट इज फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैंने साक्षी का रोल नंबर स्टोर किया, दैट इज 15। मार्क्स के एरे में एक भी एंटर नहीं हुई। अब इस साक्षी के लिए जो मार्क्स है वो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करने जाऊंगी, करेक्ट? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है क्या कि भाई 10 रोल नंबर के जो मार्क्स है वो ये है, 15 रोल नंबर के मार्क्स वो है, 26 रोल नंबर्स के मार्क्स वो है। ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन आपको इन तीनों एरेज में दिख रहा है क्या? गारंटी के साथ आप बता सकते हो कि इस रोल नंबर का ये डेटा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं। तो ये डेटा स्टोर करने के बाद जब भी एक्सेस करेंगे तो कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब जमलिंग है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब निखिल लेक्चर छोड़ के मूवी देखने चला गया, ठीक है? तो निखिल पे तो हम गुस्सा है कि तू लेक्चर छोड़ के गया कैसे पुष्पा 2 देखने। ठीक है, तू अल्लू अर्जुन का फैन है, फिर भी डोंट नो रश्मिका का भी हो सकता है। हाँ, पॉइंट इज कि तू लेक्चर छोड़ के क्यों गया। तो इस बात पे अगर मैं निखिल को डांट रही हूँ, तो निखिल मुझे ये बता सकता है मैम मैंने एक ही लेक्चर मिस किया है, मैंने प्रीवियस जो भी लेक्चर्स मिस किए उसके रिकॉर्डिंग देखे हैं, मेरे इतने असाइनमेंट्स कंप्लीट है, मेरे इतने टेस्ट कंप्लीट है, मैंने ये किया है। ये सारी डिटेल्स निखिल मुझे दे सकता है। निखिल की डिटेल्स मुझे जया बता सकती है क्या? नो। निखिल की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है? निखिल के पास। वो इंफॉर्मेशन जया नहीं बता सकती क्योंकि जया खुद फैमिली फंक्शन में बिजी थी। ठीक है, अच्छे बंदे मिले हमें एग्जाम्पल के लिए, एकदम परफेक्ट। यस। चलो, सो यहाँ पे कोई भी एक दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो अब हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो स्पेसिफिक एंटिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे, जैसे कि
अभी अपने पास स्पेसिफिक एंटिटी है और वो है स्टूडेंट। मुझे स्टूडेंट के बारे में अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर स्टूडेंट के पास क्या क्या होता है? रोल नंबर। स्टूडेंट के पास क्या होता है? नेम। स्टूडेंट के पास क्या होता है? मार्क्स। यूजिंग सिंगल आइडेंटिफायर आई वांट रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट। अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी तो अपना काम आसान हो सकता है। यूजिंग सिंगल आइडेंटिफायर we can store roll number, we can store name, we can store marks. करेक्ट? अब अपना काम आसान हो जाए। लेकिन रोल नंबर के लिए डेटा टाइप क्या चाहिए? What is the data type we should take for roll number? Perfect integer. For name, स्क्रीन, सिर्फ एक कैरेक्टर से काम होगा क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या एवरीवन? हाँ। साक्षी एक बार रीजॉइन करो जल्दी से। परफेक्ट। सो एक ही कैरेक्टर से नेम स्टोर नहीं हो सकता। फॉर स्टोरिंग नेम वी रिक्वायर्ड कैरेक्टर एरे। सो हियर वी आर रिक्वायर्ड कैरेक्टर एरे। और मार्क्स स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप चाहिए? आर यू श्योर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगी हमेशा? नहीं, पॉइंट में मार्क्स आते हैं, राइट? दैट्स व्हाई फॉर स्टोरिंग मार्क्स, फॉर स्टोरिंग सैलरी वी विल ऑलवेज यूज फ्लोट और डबल। ठीक है, अभी के लिए तो मैं फ्लोट लिख देती हूँ। तो यस, मार्क्स स्टोर करने के लिए हमने डेटा टाइप लिया फ्लोट। अब एक वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर, दूसरे का है कैरेक्टर एरे, तीसरे का है फ्लोट। अब ये डिफरेंट डेटा टाइप्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम एरे की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल एक साथ स्टोर करने हैं। एंड हियर वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट नोन एज स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो एट्रीब्यूट्स है ये हम एरे की हेल्प से स्टोर नहीं कर सकते, दैट्स राइट, बट यस वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रक्चर? या व्हाई वी यूज स्ट्रक्चर? इसका सिंपल आंसर है, देखो, स्ट्रक्चर की हेल्प से आप क्या करने वाले हो? रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये तीन अलग अलग एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के साथ बाइंड करने वाले हो। करेक्ट? सो स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें क्या मिलता है? डेटा बाइंडिंग। रोल नंबर, नेम, मार्क्स इज नथिंग बट डेटा रिलेटेड टू स्टूडेंट। सो इट प्रोवाइड्स, हाँ ये लिखना है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स डेटा बाइंडिंग। स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स डेटा बाइंडिंग। और ये डेटा बाइंडिंग की हेल्प से क्या हो रहा है? जैसे अभी हमने स्टूडेंट, ये एक रियल लाइफ एंटिटी रिप्रेजेंट की, करेक्ट? सो इट प्रोवाइड्स डेटा बाइंडिंग टू रिप्रेजेंट, यस साक्षी, कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स डेटा बाइंडिंग टू रिप्रेजेंट वन रियल लाइफ एंटिटी, वन रियल लाइफ एंटिटी। जब हम कहते हैं वन रियल लाइफ एंटिटी, देन दैट एंटिटी कैन बी टेंजिबल, कैन बी इंटेंजिबल। ठीक है? यस। Then note down again, structure is a user defined data type. Why we use structure? It provides data binding to represent one real life entity.
What is structure? Structure is user defined data type. Structure is user defined data type. इसे हम data type क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, we will see. Then structure should represent data binding logically. Structure should represent data binding logically. Then last but we can say important point, से क्यों कर रहा है भाई, एक मिनट. हाँ, last but important point, in structure we can bind in structure we can bind any type of data. We can bind any type of data, but but binding must be but binding must be sensible, or you can say binding must be logical. जैसे कि स्टूडेंट के पास सैलरी नहीं हो सकती, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हम बाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने सैलरी भी यहाँ पे ऐड कर दी, नहीं चलेगा. In structure we can bind any type of data, but binding must be sensible or logical. Clear है everyone? Yes. Why and what, ये दो चीजों का आंसर तो हमें मिल गया. Let us see how to define structure. So to define structure we have to use struct data type. To define structure we have to use struct data type. Struct, then यहाँ पे आएगा आपका structure name, then opening closing curly brackets. एकच मिनिट है साक्षी, सॉरी एक ही मिनिट है साक्षी. struct, structure name, opening closing curly brackets and semicolon. और फिर यहाँ पे आएंगे आपके attributes with data type. ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट क्यों बोल रही हूँ, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल्स आप डिफाइन करने वाले हो, दीज आर नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, वेरिएबल्स विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एंटिटी आर नोन एज एट्रीब्यूट्स. ठीक है, वेरिएबल्स विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर एंटिटी आर नोन एज एट्रीब्यूट्स. यस साक्षी. तो अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए. ठीक है, अब रोल नंबर का डेटा टाइप है इंटीजर, नेम का डेटा टाइप है कैरेक्टर एरे, मार्क्स का डेटा टाइप है फ्लोट. तो ये तीनों डिफरेंट डेटा टाइप्स है. तो हम ये इंफॉर्मेशन एरे की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं क्या? इंटीजर, कैरेक्टर एरे एंड फ्लोट एक ही एरे में स्टोर कर सकते हैं क्या? नो, एरे में पॉसिबल नहीं है. इन तीनों चीजों के लिए अगर हम तीन डिफरेंट एरे क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम हो रही थी, ये तो हमने देखा ही कि इनकंसिस्टेंसी थी, कोई भी समझ नहीं आ रहा था, कोऑर्डिनेशन नहीं था. रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इन तीनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था. तो तीन डिफरेंट एरे नहीं कर सकते, एक ही एरे की हेल्प से हम तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर नहीं कर सकते. तो इसके लिए अल्टरनेटिव है स्ट्रक्चर. क्यों?
क्योंकि स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स को बाइंड कर सकता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखो, इट प्रोवाइड्स डेटा बाइंडिंग टू रिप्रेजेंट वन रियल लाइफ एंटिटी। ठीक है, दिस इज वाई। और ये क्या है, तो ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब अभी तक हमने बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखे थे, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। तो इनकी हेल्प से हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक ही वेरिएबल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। फ्लोट का ये एग्जांपल ले, तो फ्लोट में मैंने अगर स्टोर किया 3.14, तो 3.14 ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें एक ही वेरिएबल के थ्रू मिलती है। या फिर ऐसे होता है 3 अलग वेरिएबल में है, 0.14 अलग वेरिएबल में है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ही वेरिएबल के थ्रू हमें मिल जाती है। So to achieve this, we are defining structure. We are creating user-defined data type. So that एक ही वेरिएबल की हेल्प से मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के मार्क्स, ये तीनों चीजें मिल सकती है। ओके, एंड दिस इज द सिंटैक्स। Now let us define the structure for student. Hash include stdio.h. Font visible है ना everyone? Yes. Then void main as usual entry point. लेकिन इस void main से पहले हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, जब void main के ऊपर हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि हमने स्ट्रक्चर को ग्लोबली डिक्लेयर किया। ग्लोबली इस वर्ड में ही आता है, इस वर्ड में उसका मीनिंग है ग्लोबली, मतलब जो हर किसी को एक्सेसिबल हो सकता है, दैट इज नथिंग बट ग्लोबली। तो स्ट्रक्चर शुड बी डिफाइंड ग्लोबली, दैट मीन्स वर्ड मेन के ऊपर। ठीक है, सो दैट उस स्ट्रक्चर को कोई भी एक्सेस कर सकता है थ्रू आउट द फाइल, थ्रू आउट द प्रोग्राम, एनीवन कैन एक्सेस दैट structure. So let us see how to define structure. So struct, then structure name. मुझे स्टूडेंट ये एंटिटी रिप्रेजेंट करनी है, सो मैं अपने स्ट्रक्चर को नाम दूंगी स्टूडेंट। ठीक है, एज यू कैन सी, ओपनिंग करली ब्रैकेट, उसके लिए क्लोजिंग करली ब्रैकेट एंड एट द एंड सेमीकोलन। एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट ये रिप्रेजेंट करने के लिए अपना ये सेमीकोलन यहाँ पे है। ठीक है, इफ एल्स में सेमीकोलन की जरूरत नहीं लगती है क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे वो अपने आप बाहर आने वाला है। स्ट्रक्चर में हम कंडीशन वगैरह कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। तो ये डिफाइन करने के बाद एंड ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सेमीकोलन दे दिया। अब स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन होने वाली है रोल नंबर। रोल नंबर स्टोर करने के लिए डेटा टाइप चाहिए इंटीजर, सो इंटीजर रोल नंबर। देन नेम स्टोर करने के लिए हमें चाहिए कैरेक्टर एरे, सो कैरेक्टर नेम ऑफ साइज 20। एंड देन मार्क्स स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप चाहिए फ्लोट, सो फ्लोट मार्क्स। ठीक है, अब यहीं पे हमने अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट। लेकिन ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होने की वजह से इस पूरे डेटा टाइप का नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, because this is the user defined data type which we have created using structure. The name of data type is struct student. ठीक है, तो मुझे एक स्टूडेंट के डिटेल्स स्टोर करने हैं, तो मैंने उस स्टूडेंट के लिए वेरिएबल नेम डिसाइड किया S1। लेकिन इस S1 का डेटा टाइप क्या होना चाहिए अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो इट शुड बी struct student. So struct student S1, यहाँ पे हमने अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया, दैट इज S1। ओके,
यस, ये क्लियर है एवरीवन? पक्का सबको क्लियर है? यस। अब इसकी मेमोरी डायग्राम देखते हैं, ठीक है? एज वी ऑल नो, एंट्री पॉइंट विल बी मेन। तो मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। देन फर्स्ट लाइन पे ही हमने लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। तो S1 इस वेरिएबल के लिए हमें मेमोरी एलोकेट होगी। S1 इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट इस डेटा टाइप के पास इंटरनली कितने ब्लॉक्स है? फर्स्ट वन इज रोल नंबर, सेकेंड वन इज नेम, थर्ड वन इज मार्क्स। रोल नंबर स्टोर करने के लिए लगेंगे 4 बाइट्स। नेम स्टोर करने के लिए वी विल रिक्वायर 20 बाइट्स क्योंकि हमने एरे की साइज 20 दी है। देन मार्क्स स्टोर करने के लिए अगेन वी विल रिक्वायर 4 बाइट्स क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप है। सो इसकी वजह से ये आपका स्टूडेंट S1 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसमें दिस इज द फील्ड फॉर रोल नंबर, सेकेंड फील्ड इज फॉर नेम, थर्ड फील्ड इज फॉर मार्क्स। तो यहाँ पे 4 बाइट्स, यहाँ पे 20 बाइट्स एंड अगेन 4 bytes. So total 28 bytes will be allocated for your student S1. मेमोरी एलोकेशन कैसे हो रहा है? क्लियर है? आपके स्ट्रक्चर को तभी मेमोरी एलोकेट होगी जब आप उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करोगे। मैंने अगर यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 ये क्रिएट ही नहीं किया होता तो मुझे 28 बाइट्स एलोकेट होते क्या? मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करके रख दिया है लेकिन मैंने उसका वेरिएबल ही क्रिएट नहीं किया, तो हमें मेमोरी एलोकेट होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? जब आप उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तभी आपको मेमोरी एलोकेट होती है, तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अब अभी तक कैसे था कि इंटीजर ए, तो हम डायरेक्टली a इज इक्वल टू 10 लिख सकते थे, करेक्ट? लेकिन S1 में रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऐसे 3 अलग अलग फील्ड्स है, तो आप डायरेक्टली S1 इज इक्वल टू 10, दैट इज वी आर ट्राइंग टू असाइन द रोल नंबर, तो S1 इज इक्वल टू 10 डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। मतलब कैसे पता चलेगा? इस S1 के पास देयर आर 3 फील्ड्स, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये 10 स्टोर कहाँ पे करना है। सो टू स्टोर 10 एज अ रोल नंबर वी हैव टू टेल एक्सप्लिसिटली कि ये 10 कहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है? और ये बताने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट ऑपरेटर इज नोन एज मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है? सो प्लीज राइट इट डाउन। मेंबरशिप ऑपरेटर। अब कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज डॉट। ये ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती है, बस समझने के लिए है। सो डॉट एंड एरो, डॉट एंड एरो, दीज आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? Yes. So using this membership operator, we can access using these membership operator, we can access। जैसे ही हम कहते हैं access, तो यहाँ पे read, write, edit ये तीनों चीजें आ जाएगी। So we can access members of a structure. We can access members oblique attributes of structure.
Using these membership operators, we can access members or attributes of structure. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर है, डॉट एंड एरो। अभी जो हम यूज करने वाले हैं वो डॉट ही है। ठीक है, एरो का जब हम देखेंगे तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कब डॉट यूज करना है, कब एरो यूज करना है। अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो, हमें सिर्फ और सिर्फ डॉट ये मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करना है। ओके, तो अब हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर S1 तो बता दिया, लेकिन इस S1 स्टूडेंट का रोल नंबर हमें सेट करना है। सो वी हैव टू टेल S1 डॉट, यहाँ पे आपको सजेशंस भी आना स्टार्ट हो जाता है। सो S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 10। देन मुझे स्टूडेंट का नेम असाइन करना है। सो कैन आई राइट S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू सचिन? इज इट करेक्ट? एकच मिनिट सौम्या। अच्छा, मैंने सिर्फ थेरोटिकल लिख के दिया है सौम्या। There are two types of membership operator, dot and arrow. Using this membership operator, we can access members or attributes of structure. ठीक है, yes. अब इसकी जरूरत क्यों लगती है? तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि S1 ये स्टूडेंट तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन S1 इस स्टूडेंट के पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ऐसे तीन हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स है। टोटल तीन फील्ड्स है। तो मैं S1 इज इक्वल टू 10 लिखती हूँ, तो वैल्यू रोल नंबर में स्टोर करनी है, नेम में या मार्क्स में? ये समझ में आएगा क्या? नो, इसलिए हमें स्पेसिफिकली बताना होगा कि S1 डॉट, डॉट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इस मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से हम अपने स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक मेंबर्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने स्पेसिफिकली रोल नंबर को 10 ये वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, कैन आई राइट S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू सचिन? करेक्ट है या नहीं? ओके निखिल, आपको क्या लगता है बाकी सब, यहाँ पे strcpy की सच में जरूरत है क्या, या हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। करेक्ट, चलो। वॉइस नहीं आ रही? साक्षी, लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम है। कुछ नहीं बोला मैंने, सिर्फ पूछा है मैंने कि S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू सचिन, ये इस तरीके से हम नेम असाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, चलो। नेम इज अ एरे, करेक्ट? तो इस नेम के फील्ड में देयर इज अ वन एरे ऑफ साइज 20। एक्सेप्ट करते हो? जब आप लिखते हो S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू सचिन, सबसे पहले असाइनमेंट है तो राइट टू लेफ्ट ही होने वाली है। तो राइट हैंड साइड को हमने लिखा सचिन, डबल कोट्स में लिखा है। जब आप डायरेक्ट कोई भी स्ट्रिंग असाइन करते हो, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे आपके डमी में एक एरे क्रिएट होता है। ठीक है, यूजिंग दिस एरे यू आर गोइंग टू स्टोर सचिन। इस एरे का बेस एड्रेस समथिंग रहेगा 200। जब आप डबल कोट्स में लिखते हो सचिन, ये स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? बेस एड्रेस। तो एक एरे का बेस एड्रेस दूसरे एरे को असाइन हो सकता है क्या?
नेम इज अ एरे। स्ट्रक्चर एक बार विजिट करो, यहाँ पे देखो, करेक्ट है। ये नेम क्या है? एरे है। तो एक एरे को दूसरा एरे असाइन कर सकते हैं क्या? एवरीवन, एक एरे को दूसरा एरे हम असाइन नहीं कर सकते, और इसलिए यहाँ पे हम s1 डॉट नेम इज इक्वल टू सचिन नहीं लिख सकते। दैट्स वाई वी हैव टू यूज strcpy फंक्शन ओवर हियर। सो strcpy अपना डेस्टिनेशन रहेगा, स्टूडेंट के नेम फील्ड को नाम असाइन करना है, कौन सा? तो सोर्स विल बी द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज सचिन। strcpy क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्लियर है क्या एवरीवन? यस। देन सिंपली s1 डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू 150। अब आपने इस स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। अब अभी तक अगर इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, तो printf फंक्शन में आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे टू प्रिंट इंटीजर वैल्यू? अभी नहीं सौम्या, रुको प्लीज। printf फंक्शन में टू प्रिंट इंटीजर वैल्यू विच फॉर्मेट स्पेसिफायर वी यूज? परफेक्ट, %d। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे आप? आपको या आपके कंपाइलर को स्टूडेंट इस डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, ये पता है क्या? डू वी नो फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर? नो। लेकिन इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं, ये आपको पता है? यस। तो जब आप स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और स्ट्रक्चर का वेरिएबल अगर आपको प्रिंट करना है, तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर से सारी वैल्यू डिस्प्ले हो गई, ऐसा नहीं होगा। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, रोल नंबर इज इक्वल्स टू %d। रोल नंबर की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो वो रोल नंबर की वैल्यू s1 इस स्टूडेंट के पास है, सो s1 डॉट रोल नंबर, वी विल गेट द रोल नंबर ऑफ s1। सिमिलरली प्रिंटर नेम इज इक्वल्स टू नेम, प्रिंट नेम इज अ स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज %s फॉर्मेट स्पेसिफायर। नेम कहाँ पे है? s1 स्टूडेंट के पास, सो वी विल यूज s1 डॉट नेम। तो s1 स्टूडेंट का जो नाम है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन प्रिंटर मार्क्स इज इक्वल्स टू, अब मार्क्स अपने फ्लोट में है, सो वी विल यूज %f फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगेन मार्क्स किसके पे? s1 स्टूडेंट के, किसके पास रहेंगे? s1 के पास, दैट्स व्हाई s1 डॉट मार्क्स, s1 स्टूडेंट के जो भी मार्क्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज असाइन की थी और वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। लेट अस सी या लेट अस से कि यहाँ पे अपने पास एक और स्टूडेंट है, दैट इज s2। अब इस s2 स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू असाइन करके नहीं स्टोर करनी। वी वांट टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। तो यूजर से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे स्कैनफ। ठीक है। सो सबसे पहले रोल नंबर स्कैन करना है। रोल नंबर इज ऑफ इंटीजर टाइप वैल्यू, सो वी विल सिंपली राइट स्कैनफ %d। रोल नंबर स्टोर करना है किसका? s2 का, सो वी हैव टू राइट s2 डॉट roll number. But as we all know, we require the address to store the value using scanf. So we will simply write ampersand s2 of roll number. Then हमें यूजर का सॉरी s2 इस स्टूडेंट का नेम एक्सेप्ट करना है, then we will simply write scanf
यहाँ पे स्ट्रिंग स्कैन करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा %s। नेम एक्सेप्ट करना है, लेकिन किसका? S2 स्टूडेंट का। सो S2 डॉट नेम। नेम इज array and array name represents what? Name is a character array and array name represents base address. तो यहाँ पे आपको %, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखा, फिर भी वो अपना बेस एड्रेस मिल ही जाएगा। ठीक है, देन अगेन scanf। अब हमें मार्क्स स्कैन करने हैं, सो वी विल राइट %f, कॉमा किसके मार्क्स चाहिए? S2, दैट्स व्हाई S2 डॉट मार्क्स। मार्क्स इज अ सिंपल वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट %, ओवर हियर। सो %S2 डॉट मार्क्स। अब सिर्फ स्कैनफ लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो प्लीज printf भी वहां पे मेंशन करो, जैसे कि एंटर द रोल नंबर, फिर रोल नंबर स्कैन होगा। ठीक है, देन एंटर द मार्क्स, सॉरी एंटर द नेम, printf एंटर द नेम। तो जो भी नेम है वो हमें स्कैन करके मिल जाएगा, या नेम एंटर करना है वो पता चलेगा। सिमिलरली printf एंटर द मार्क्स, तो जो भी मार्क्स यूजर एंटर करेगा वो हम स्कैन करेंगे। अब स्ट्रिंग स्कैन करने के बाद देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बफर, तो बफर की प्रॉब्लम यहाँ पे ऑकर हो सकती है नेम स्कैन करने से पहले। मतलब मैंने इंटीजर वैल्यू स्कैन की है, उसके बाद अगर मैं नेम स्कैन करने जाती हूँ तो यहाँ पे बफर की प्रॉब्लम आती है। सो टू क्लीन बफर वी विल यूज एफ फ्लश। सो एफ फ्लश स्टैंडर्ड इनपुट, फ्लश तो करना है लेकिन क्या? तो स्टैंडर्ड इनपुट का जो ब्लॉक है वो फ्लश करना है। ऐसे क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू एंटर करने के बाद वी ऑलवेज प्रेस दी एंटर की। एंटर की का मीनिंग होता है स्लैश एन कैरेक्टर। तो ये स्लैश एन अपने बफर में स्टोर होता है। कौन से बफर में? स्टैंडर्ड इनपुट के बफर में। तो नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रिंग हम स्कैन करने जाते हैं तो वो स्लैश एन वहां पे चला जाता है, और इसकी वजह से नेम की वैल्यू स्कैन ही नहीं होती है, बफर की वैल्यू रीड करके वो आगे चला जाता है और डायरेक्टली मार्क्स एंटर करने बोलते हैं। दैट्स व्हाई अगर इंटीजर वैल्यू स्कैन कर रहे हो तो पहले बफर क्लीन करो, उसके बाद ही स्ट्रिंग या कैरेक्टर स्कैन करो। ओके सौम्या। यस, अब S2 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्कैन कर ली। अब ये प्रिंटफ यहाँ से मैं कर रही हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं करूंगी पेस्ट। बस S1 की जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगी S2, क्योंकि अब मुझे S2 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, लेट अस सेव दिस कोड, स्टूडेंट डॉट सी। कंपाइल हो गया, लेट अस एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे रोल नंबर 10, मार्क्स नेम सचिन, मार्क्स 150, ये हार्ड कोडेड डेटा तो आ गया। यस प्राजक्ता। अब हमें बताया है एंटर दी रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पे मैंने दिया 18, फिर मैंने नेम दिया विराट, और फिर मैंने मार्क्स दिए 180। ठीक है, सो रोल नंबर 18, नेम विराट, मार्क्स 180। क्लियर है? ओके, तो जब भी आप कोई इंटीजर वैल्यू स्कैन करते हो प्राजक्ता और एंटर की प्रेस करते हो आगे जाने के लिए, तो एंटर की के लिए अपना कंपाइलर इंटरनली /n ये कैरेक्टर यूज करता है, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है /n। ठीक है, तो ये /n कैरेक्टर अपने इनपुट के बफर में, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट जहाँ पे आते हैं स्टोर होते हैं, वो स्टैंडर्ड इनपुट के ब्लॉक में वो /n स्टोर करके रखता है। अब /n ये तो कैरेक्टर है, तो जैसे ही स्ट्रिंग या कैरेक्टर स्कैन करने के लिए उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखाई देगा, तो जो बफर में /n था वो उस वेरिएबल में चला जाएगा। जैसे /n था तो वो कहाँ पे चला जाएगा? इस s2 डॉट नेम के स्ट्रिंग में चला जाएगा। तो आपके नेम को जो वैल्यू चाहिए थी वो तो मिल गई, तो आपका कंपाइलर वेट ही नहीं करता है,
आपके इनपुट के लिए। एंटर द नेम, बफर से वैल्यू रीड कर ली, उसे नेम मिल गया, तो वो आपको चांस नहीं देगा वैल्यू एंटर करने के लिए, डायरेक्टली बोलेगा एंटर द मार्क्स। ठीक है, इसलिए हम एफ फ्लश यूज करते हैं, सो दैट इंटीजर वैल्यू स्कैन करने के बाद आपके इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट के ब्लॉक में /n/0 स्पेस ऐसा कोई भी कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो एफ फ्लश की हेल्प से वो क्लीन हो जाएगा और फिर आप आगे के इनपुट्स ले सकते हो। देखते एफ फ्लश कमेंट करके, यहाँ पे दिया 10, ये ऐसे करता है, कभी कभी चांस देता है, कभी कभी नहीं देता। इट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी कंपाइलर्स। कंपाइलर डिपेंडेंट केस है, लेकिन फॉर अ सेफर साइड एफ फ्लश यूज करके रखो। अब आपने देखा कि, अच्छा एक मिनट, एक ही मिनट है सब, है मैं आपको एंड में ये क्लियर कर दूंगी, strcpy, डोंट वरी। हम्म, सो अभी आपने देखा कि S1 की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने printf खुद से टाइप किया, जब S2 की बारी आई तो मैंने यहाँ से printf कॉपी किया और पेस्ट किया, करेक्ट। अब यहाँ पे दो ही स्टूडेंट है इसलिए ठीक है, ऐसे अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3 अप टू S100, तो आप 100 टाइम्स ये printf के स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करते बैठोगे क्या? तो फिर क्या करें? लूप तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि S1 S2 S3 ये अलग अलग वेरिएबल्स है, तो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए लूप कैसे काम करेगा, राइट? परफेक्ट। क्या यूज कर सकते हैं? फंक्शन। ओके, पॉइंट क्लियर है, वी कैन यूज फंक्शन। तो ये printf के स्टेटमेंट चले जाएंगे अपने एक फंक्शन में, सो लेट अस डिफाइन दी फंक्शन। अब डिस्प्ले फंक्शन का जो काम होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, तो उसे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं, सो वी कैन डायरेक्टली राइट रिटर्न टाइप एज अ void। सो void डिस्प्ले, इसे एज अ पैरामीटर क्या आएगा वो देखते हैं, ये हमने फंक्शन डिफाइन करके रख दिया। अब इस डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल करेंगे जहां पे भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करें। मैंने अगर डिस्प्ले फंक्शन को पैरामीटर ही पास नहीं किया तो एग्जैक्टली कौन से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है और उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या है वो उसे पता चलेगा क्या? नो, सो हियर वी हैव टू पास S1 एज अ पैरामीटर। अगर मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को S1 एज अ पैरामीटर पास करती हूँ तो रिसीव करने के लिए मुझे डेटा टाइप क्या मेंशन करना होगा? इफ आई एम पासिंग S1 as a parameter, then what should be the data type while receiving this parameter in function definition? सिर्फ स्ट्रक्ट रहेगा जया? यस, S1 इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है एवरीवन? स्टूडेंट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो हम सिर्फ स्टूडेंट लिखेंगे तो आपके कंपाइलर को समझ में आएगा क्या? नहीं। तो अभी आपके S1 का डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप ऑफ S1 इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ओके, तो जब आप इस S1 को एज अ पैरामीटर रिसीव करते हो, एट दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट S। ठीक है, अब जो वेरिएबल नेम लिया है मैंने स्टूडेंट का वो है S, तो जब हम इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे वी जस्ट हैव टू राइट S डॉट
रोल नंबर, एस डॉट नेम एंड एस डॉट मार्क्स। ठीक है, तो अब मैंने डिस्प्ले फंक्शन को अगर S1 एज अ पैरामीटर पास किया, तो S1 की जो इंफॉर्मेशन है, अपने S1 इस स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है, वो S1 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इस S वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद, बिटवाइज कॉपी होने के बाद जो भी डिटेल्स है वो हम डिस्प्ले करेंगे। देन हमने S2 वेरिएबल में S2 इस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। अब हमें S2 की भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, तो अब we will simply call the display function and pass S2 student as a parameter। जैसे हम S2 को एज अ पैरामीटर पास करते हैं, S2 इस वेरिएबल में जो भी डिटेल्स है स्टूडेंट की, वो सारी डिटेल्स इस स्टूडेंट S के पास आ जाएगी, एंड यूजिंग दैट वी कैन डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ S2। क्लियर है? अब जैसे हमने ये काम आसान कर दिया, डिस्प्ले फंक्शन का जो काम है वो हमने बहुत ही सिंपल कर दिया डिस्प्ले फंक्शन लेके, वैसे ही अगर हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का जो काम है वो भी हम सिंपल कर सकते हैं। ये जो 6-7 लाइंस हम लिख रहे हैं टू स्कैन द इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्टूडेंट, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स रहेंगे तो हर बार हम ये लाइंस रिपीट तो नहीं कर सकते, करेक्ट? तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे फंक्शन कॉल कर सकते हैं, स्टोर स्टूडेंट, या सिर्फ स्टोर फंक्शन। अब मुझे जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो स्टोर करनी है S2 स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टोर S2। लेट अस डिफाइन द फंक्शन। सो फंक्शन नेम इज स्टोर, एज अ पैरामीटर हम S2 इस स्टूडेंट को पास कर रहे हैं। सो डेटा टाइप ऑफ S2 इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट S, और यहाँ पे अपना जो स्कैनफ प्रिंटफ स्कैनफ का कोड है वो हम लिखेंगे। अब जो आपके पास स्ट्रक्ट स्टूडेंट का वेरिएबल है उसका नाम है S, इसलिए वी विल यूज S डॉट रोल नंबर, S डॉट नेम एंड S डॉट मार्क्स। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो अब मैं आगे का पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। एज वी ऑल नो, एंट्री पॉइंट इज गोइंग टू बी मेन। तो यहाँ पे आपका है मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन में आपने एक S2 स्टूडेंट डिक्लेयर किया था। सो दिस इज योर S2 स्टूडेंट, जिसके पास रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ऐसे टोटल 3 फील्ड्स है। आपने S2 को सिर्फ डिक्लेयर किया है। जब आप सिर्फ डिक्लेयर करते हो तो आपकी हर एक फील्ड की वैल्यू रहती है गार्बेज। ठीक है, देन आपने स्टोर इस फंक्शन को कॉल किया। स्टोर फंक्शन को कॉल करते ही यहाँ पे स्टोर फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। देन आपने स्टोर फंक्शन को S2 एज अ पैरामीटर पास किया था, और वो रिसीव किया इस S वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S क्रिएट हो जाएगा, जिसके पास रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है। दिस इज फॉर रोल नंबर, दिस इज फॉर नेम एंड दिस इज फॉर मार्क्स। एज वी ऑल नो, यहाँ पे जब भी हम पैरामीटर पास करते हैं, रिसीव करते समय बिटवाइज कॉपी होती है। तो ये सारा डेटा एज इट इज बिटवाइज कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। रोल नंबर के फील्ड में S2 के पास गार्बेज था, वही गार्बेज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। नेम के फील्ड में मेन मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में नेम फील्ड में गार्बेज था, यहाँ पे गार्बेज आ जाएगा। सेम गोज विथ मार्क्स, मार्क्स में भी गार्बेज है, तो वो गार्बेज एज इट इज यहाँ पे बिटवाइज कॉपी हो जाएगा। फिर यूजिंग printf scanf, आपने यूजर से जो भी वैलिड डेटा रिसीव किया है वो डेटा आप स्टोर करोगे। सबसे पहले एंटर द रोल नंबर, यूजर ने जो रोल नंबर एंटर किया वो आपने स्टोर किया S डॉट रोल नंबर में। सो S डॉट रोल नंबर में अब गार्बेज की जगह पे आ गया 10। देन एंटर द नेम,
सो एस डॉट नेम के फील्ड में गार्बेज की जगह पे आपके पास वैलिड नेम आ गया, दैट इज सचिन। एंटर द मार्क्स। तो अब एस डॉट मार्क्स के फील्ड में गार्बेज की जगह पे आ गए आपके वैलिड मार्क्स, दैट इज 150। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। स्टोर की हुई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कौन से स्टैक फ्रेम में है? तो स्टोर फंक्शन में जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की थी, वो अपने आप मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में रिफ्लेक्ट होगी क्या? मेन फंक्शन में जो S2 है वहां पे भी 10 सचिन 150 अपने आप स्टोर हो गया। इज इट पॉसिबल? नो। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? परफेक्ट, वी कैन यूज पॉइंटर। लेकिन अभी पॉइंटर की चॉइस नहीं है। सो विदाउट पॉइंटर आप ये सारी इंफॉर्मेशन मेन फंक्शन के S2 वेरिएबल को कैसे पास करोगे? एनी आइडिया? परफेक्ट, वी कैन रिटर्न S फ्रॉम दिस फंक्शन स्टैक फ्रेम। करेक्ट है। यहाँ पे हम सिंपली क्या बोलेंगे? रिटर्न S। तो ये S रिटर्न होके जाएगा आपके डमी में। इस डमी में आपने रिटर्न किया है S वेरिएबल, जिसमें स्टोर है 10 सचिन एंड 150 मार्क्स। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, लेकिन ये तो डमी में है, डमी में रह के चलेगा क्या? डमी में 10 सचिन 150 ये पूरी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होके चलेगी क्या? नहीं। तो हमें क्या करना होगा? अगेन बिट वाइज कॉपी। तो डमी में रिटर्न की हुई जो वैल्यू आई है वो हमें किसे असाइन करनी होगी? अगेन अपने S2 को। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा सचिन एंड यहाँ पे आ जाएगा 150। क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस कैसे दिखेगी? वी सिंपली हैव टू रिटर्न S फ्रॉम द स्टोर फंक्शन। इस S वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो आपके स्टोर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है। अब रिटर्न की हुई वैल्यू अगर हमने स्टोर नहीं की तो कुछ फायदा है क्या? नहीं। सो हियर वी हैव टू राइट S2 इज इक्वल्स टू स्टोर S2। ठीक है। लेट अस डिफाइन दिस फंक्शंस। फंक्शन जब डिफाइन करोगे तो मेन के सॉरी फंक्शन जब डिक्लेयर करोगे तो मेन के ऊपर लेकिन स्ट्रक्चर के नीचे। तो स्ट्रक्चर और मेन फंक्शन के बीच में आपके ये फंक्शंस के डिक्लेरेशन होने चाहिए। क्लियर है एवरीवन? हमने स्टूडेंट एस ये जो ऑब्जेक्ट है वो सॉरी ये जो वेरिएबल है वो क्यों रिटर्न किया? ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? बस यहाँ पे दूसरी फाइल करने की जगह पे मैंने पहले वाला कोड कमेंट किया है और यहीं पे फंक्शन कॉल्स किया है। ठीक है। नाउ इफ वी एक्सिक्यूट इट, सो एंटर द रोल नंबर। यहाँ पे मैंने दिया 18 विराट एंड 180 और ये अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है। अगर हम यहाँ पे S2 वेरिएबल की इंफॉर्मेशन रिसीव करना भूल जाते हैं, सिर्फ हम स्टोर फंक्शन को कॉल देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। रोल नंबर दिया मैंने 18, नेम दिया विराट और मार्क्स दिए 180। यहाँ पे आ गया रोल नंबर 0, नेम कुछ भी नहीं और मार्क्स भी 0। क्यों? क्योंकि S2 को असाइन ना करने की वजह से वहां पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर रही थी? गार्बेज। तो वो गार्बेज वैल्यू ही डिस्प्ले फंक्शन को पास हो गई, इसकी वजह से सब गार्बेज दिखाई दे रहा था। दैट्स व्हाई वी हैव टू असाइन द रिटर्न्ड वैल्यू
टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? दिस इज नोन एज पासिंग passing one structure variable passing one structure variable to the function by value। वैल्यू बिट वाइज कॉपी हो रही थी, इसलिए पासिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू द फंक्शन बाय वैल्यू। ये फंक्शंस क्लियर हैं एवरीवन? ओके, तो अब आपको अभी सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करना है फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, सो क्रिएट द स्ट्रक्चर फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास फील्ड्स रहेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। ये स्ट्रक्चर क्रिएट करो, बस एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करो, उस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर और डिस्प्ले करके देखो। अगर हो जाता है तो डन टाइप करो एंड हम स्टॉप करेंगे। ठीक है? यस सौम्या, अब यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर एरे डिफाइन किया, कैर str ऑफ साइज 20। सौम्या आर यू देयर? सो कैर str ऑफ साइज 20। तो अपने पास यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो गया, str इज एरे, तो ये 20 साइज का एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसका समथिंग एड्रेस इज फॉर एग्जाम्पल 2000। फिर हमने लिखा str इज इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, str इज इक्वल्स टू फर्स्ट बिट। जब हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग असाइन करने जाते हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड स्ट्रिंग को यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं। एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट इस फर्स्ट बिट के लिए सबसे पहले तो डमी में एक कैरेक्टर एरे क्रिएट होगा। ये है आपका डमी। इस डमी में आपकी फर्स्ट बिट इस स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए एक एरे क्रिएट होगा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे स्टोर करोगे फर्स्ट बिट। अब ये तो एरे है, एरे नेम, एरे रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेस एड्रेस। एरे ने क्या रिप्रेजेंट किया? बेस एड्रेस, दैट इज 300। जब आप लिखते हो str इज इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस फर्स्ट बिट एरे का बेस एड्रेस दैट इज 300। तो आप किसी भी एरे को दूसरे एरे का बेस एड्रेस असाइन कर सकते हो क्या? नो। इसलिए हम स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते। असाइन नहीं कर सकते तो क्या करना होगा? वी हैव टू यूज strcpy फंक्शन। किसमें डेटा कॉपी करना था? str में। सो str विल बी डेस्टिनेशन। कौन सा डेटा कॉपी करना था? फर्स्ट बिट। सो फर्स्ट बिट विल बी सोर्स। So we cannot assign string. Either we will initialize the string or we will scan the string from user or we have to use strcpy। अगर आपको भी ये याद में नहीं रह रहा है तो एवरीवन ये नोट करके रखो। ठीक है? We can't assign one string to another। एक स्ट्रिंग हम दूसरे स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते। तो अल्टरनेटिव क्या है? या तो इनिशियलाइज करो या फिर यूजर से स्कैन करो। सो स्कैन फ्रॉम यूजर या फिर यूज strcpy। क्लियर है? यस सौम्या, इज इट क्लियर? ओके,
कल ऑफ नहीं है, कल तो फ्राइडे है ना। यस, कल भी लेक्चर है और सैटरडे को भी लेक्चर है अपना। कौन सी एग्जाम? नहीं, कल जैसे मैंने कहा 26 को अगर मैं मॉक अरेंज करती हूँ तो पीसी का भी प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा। तो 1 जनवरी से हम मॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा हैंगओवर मत होने दो वीक, ईयर एंड पे। नहीं तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन 1 जनवरी को फिर नहीं। ठीक है, तो ऐसे मत होने देना। ये तैयारी रखो कि 1 जनवरी से अपने मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, इवन प्रेजेंटेशंस भी स्टार्ट हो गए। तो 1 जनवरी से पहले आपका प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए, आपकी मॉक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम 1 जन। हाँ, वो ग्रुप पे है, लेकिन एज वी ऑल नो कि प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो क्या फायदा वो फॉलो करके ना। हाँ, दिया जाएगा, 1 मिनट। हाँ, अभी तक अपना स्ट्रक्चर नहीं हुआ था ना, इसलिए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है आपको। नेक्स्ट वीक में आपको प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यस। पीपीटी में नोट्स रहेंगे आपके। 1 मिनट, आप ग्रुप पे जो फोटो आया उस पे उसका पूछ रहे हो क्या, टाइमलाइन का? दैट पीपीटी नथिंग नथिंग बट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। पीपीटी मतलब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो प्रोजेक्ट का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, मंडे को। यस। आपकी एंड मॉड्यूल टेस्ट हो जाएगी 28 29 को। 29 को तो संडे है। 27 28 इन 2 दिनों में आपकी सी की एंड मॉड्यूल टेस्ट होगी। इट इज कोडिंग टेस्ट। ठीक है। असाइनमेंट्स का क्या स्टेटस है? ये सैटरडे संडे में सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के जो लास्ट 2 असाइनमेंट्स है दैट इज 13 एंड 14, अभी तक आपको वो मिले नहीं है, तो वो 2 असाइनमेंट्स ठीक है, वो साइड में रखो। लेकिन उससे पहले असाइनमेंट 12 तक सब कंप्लीट होना चाहिए। तो वो सैटरडे संडे थोड़ा सा उस पे काम करो। जो भी डाउट्स है वो मंडे ट्यूसडे में क्लियर कर लो। मंडे में ही, ट्यूसडे पे मत जाने दो। ठीक है। 9th असाइनमेंट में आपको स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस ढूंढने हैं। हाँ, स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस ढूंढने हैं। जैसे कि अब देखो, बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग इन सी। तो सी स्ट्रिंग फंक्शंस, जीएफजी की साइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएंगे। strcat, फिर strcat को कैसे यूज किया जाता है वो भी यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस ढूंढने हैं, इन बिल्ट इन फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन करना है। दिस इज अबाउट द असाइनमेंट नंबर 9। ठीक है। यस। और
ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है, ये तो हो गया ऑन विच प्रोग्राम्स। किसी प्रोग्राम पे नहीं, सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके देखने हैं, जितने भी है, तो आपको क्लियर होगा कि वो फंक्शंस काम कैसे करते हैं। तो जो भी बिल्ट इन फंक्शंस आप देखोगे, वो सारे बिल्ट इन फंक्शंस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ पे गए वो क्वेश्चंस? एक मिनट, हाँ। हम्म, ये देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने strcpy, strlen ये फंक्शंस इंप्लीमेंट करके देखे, तो आपको हर एक बिल्ट इन फंक्शन के लिए क्वेश्चन करना है। What is the name of function? How many parameters it is taking? What is the data type of those parameters? And what is the return type of function? So strcpy, तो ये है फंक्शन नेम। नंबर ऑफ पैरामीटर्स दो लेता है, इन दोनों का डेटा टाइप है कैरेक्टर पॉइंटर, एंड रिटर्न टाइप ऑफ strcpy फंक्शन इज अगेन कैरेक्टर पॉइंटर। सेम विथ strlen, हाउ मच पैरामीटर्स इट इज टेकिंग? वन। डेटा टाइप कैरेक्टर पॉइंटर, रिटर्न टाइप इंटीजर। ठीक है। और ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है? इट कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये टास्क आपको करना है, फंक्शन की इन डिटेल सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये बुक में लिखना है, या फिर आप एक्सेल शीट में भी लिख सकते हो। पेन पेपर पे लिखने में अगर आपको लगता है कि अरे ये मेंटेन नहीं हो रहा प्रॉपरली, यूज एक्सेल शीट, इट वुड बी बेटर। ठीक है। फंक्शन नेम क्या है, देन फिर आप यहाँ पे जैसे डिक्लेरेशन लिखा है, वो डिक्लेरेशन एक कॉलम में जाएगा, और थर्ड कॉलम में वो फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है वो जाएगा। एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी एक्सेल शीट बनाई थी। मैं आपको, नहीं तो अब लैब लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं रंजित को वगैरह दे दूंगी वो एक्सेल शीट, वो आपको दिखाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से एक्सेल शीट भी आप मेंटेन कर सकते हो। रंजित आपको एक्सेल शीट सिर्फ दिखाएगा, शेयर नहीं करने वाला। तो अगर इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी है, तो आपको वैसे एक्सेल शीट खुद से बनानी है। इसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी हर एक फंक्शन कैसे काम करता है, सो दैट यूजिंग दिस यू कैन इम्प्लीमेंट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शंस करने के लिए। एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर हो गया एवरीवन? एक एक वेरिएबल तो हुआ या नहीं? वैल्यू स्टोर की और डिस्प्ले किया।
इम्प्लीमेंटेशन करने बोलती हूँ तो सब मीटिंग लीव करना स्टार्ट कर देते हैं ना। सौम्या, प्राजक्ता, जया। सौम्या भी चली गई। चलो, प्राजक्ता, जया, लेट अस स्टॉप हियर। कल मिलते हैं, ठीक है। यस। चलो, बाय बाय।